आइए हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 वर्ग या द्विघात समीकरण के संबंध में अध्ययन करते हैं। तो इस अध्ययन में हमारे पास वर्ग समीकरण जो होता है उसको हल करने की जो विधि होते हैं उनमें हम गुणनखंड विधि, वर्ग समीकरण के अनुप्रयोग और सूत्र विधि इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो वर्ग समीकरण होता है उसका जो गुणनखंड के जो तरीके हैं उसको हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास ये जो गुणनखंड से किसी समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास हमने समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 इस प्रकार से हमने 3 समीकरणों का चयन किया है। इन 3 समीकरणों के आधार पे हम जो है यहाँ पे इस वर्ग समीकरण को हल करने के लिए चलेंगे। हमारे पास जैसे कि हम यहाँ जो है वर्ग समीकरण के जो पहला समीकरण है जिसमें ये x का वर्ग ऋण 20 का वर्ग बराबर 0 ये समीकरण है। इस समीकरण पर हम हल करना प्रारंभ करते हैं। तो हमारे पास जो हल है उसमें हमारे पास जो जैसे मैंने पहले बताया कि ये x स्क्वायर ऋण 20 का x स्क्वायर बराबर 0 ये समीकरण है। इस समीकरण के लिए हमारे पास जो सर्व समीकरण आता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b और a धन b, इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी तुलना करने से a की जगह यहाँ पे x होता है और b की जगह यहाँ पे 20 अर्थात 20 है। तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग अर्थात x का वर्ग ऋण 20 का वर्ग बराबर x ऋण 20 और x धन 20 ये प्राप्त होता है। ये दो अलग अलग गुणनखंडों में ऐसे सीधा सीधा सर्व समीकरण के माध्यम से हो जाता है। तो अलग अलग खंडों को, क्योंकि ये दोनों का गुना जो है 0 के बराबर है, तो कोई भी दो खंडों का गुणनफल 0 तब होता है जब दोनों में से एक खंड जो है 0 के बराबर हो या दोनों खंड 0 के बराबर हो। ऐसी स्थिति में ही यह 0 के बराबर होता है। तो हम मानते हैं कि दोनों खंड 0 के बराबर हैं। तो पहला खंड को हम 0 के बराबर लेंगे तो हमारे पास x ऋण 20 पहला खंड है, इसको 0 के बराबर करते हैं तो x ऋण 20 बराबर 0। तो 20 को पक्षांतर करने पर x बराबर 20 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर x धन 20 को 0 करते हैं तो यहाँ पे x का मान ऋण 20 प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस गुणनखंड करने के पहले तरीके से हमारे पास ये पहला समीकरण हल हो जाता है। आइए एक दूसरा समीकरण हमारे पास है उस पर विचार करते हैं। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के संबंध में यहाँ पे बात हुई है। तो अगर ये आयताकार बगीचा के संबंध में है तो अगर यहाँ ना तो लंबाई ऋणात्मक होगा ना चौड़ाई ऋणात्मक होगा, इसलिए हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों को धनात्मक मानते हुए लंबाई भी 20 प्राप्त हुआ और चौड़ाई भी 20 प्राप्त होता है। दूसरा समीकरण पे हम यदि विचार करें तो दूसरा समीकरण हमारे पास x का वर्ग धन 30 x ऋण 1000 बराबर 0। इसमें हम समकोण त्रिभुजाकार एक क्यारी है जिसमें हमको उसका माप करना है। क्योंकि समीकरण 2 जो है इसका बायां भाग एक द्विघाती बहुपद है, तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमारे पास मध्य के पद जो है उसको दो भागों में तोड़ेंगे। तो मध्य के पद यहाँ पे 30x है। इस 30x को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि ये अंतिम अचर गुणांक और x स्क्वायर का जो गुणांक है दोनों के गुणनफल के बराबर हो, इसका जो योग है। तो हमारे पास जो 30 है उस 30 का जो गुणनफल है
30 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये 30 को 2 भागों में 50x ऋण 20x करके 2 भागों में तोड़ा गया है और इसको ऐसा तोड़ा गया कि इस 50 और 20 का जो गुणनफल है वो 1000 प्राप्त होता है। 1000 जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर गुणांक दोनों का गुणनफल है। अचर गुणांक 1000 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 1 है। 1000 गुणित 1 बराबर 1000 और 50 गुणित 20 बराबर भी 1000। इस प्रकार से 30 को हमने 50x ऋण 20x में विभाजित किया। अब यहाँ से हम 2 भागों में अलग अलग भागों में एक्स स्क्वायर धन 50x और ऋण 20x ऋण 1000 ये 2 अलग अलग पदों में करके हम यहाँ से उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो पहले पद में हमको x उभयनिष्ठ प्राप्त होता है और कोष्ठक में x धन 30 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरे भाग में हम ऋण 20 उभयनिष्ठ लेते हैं तो अंदर में x धन यहाँ भी 50 प्राप्त होता है बराबर 0। इस तरह से अब x धन 50 दोनों भाग में है, इसको उभयनिष्ठ लेते हैं तो हमारे पास इधर जो बच जाता है वो पहले कोष्ठक का गुणांक और दूसरे कोष्ठक का गुणांक मतलब x ऋण 20 बराबर 0। इस प्रकार से ये जो वर्ग समीकरण है वो 2 अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाता है जो आपस में गुणन संक्रिया के द्वारा संबद्ध है। इसलिए ऐसे जो खंड है उसको हम गुणन खंड कहते हैं। अब पूर्व की भांति जैसे कि अगर गुणन खंड का गुणनफल अगर 0 होता है तो निश्चित रूप से उन खंडों में से प्रत्येक खंड जो है 0 के बराबर होगा। इसलिए बारी बारी से इन खंडों को हम 0 के बराबर करते हैं। जैसे x धन 50 बराबर 0 तो धन 50 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 50 प्राप्त होगा, इसलिए x बराबर ऋण 50। इसी तरह से दूसरा खंड x ऋण 20 बराबर 0 है तो x और ऋण 20 को पक्षांतर करेंगे तो धन 20 प्राप्त होता है। इस प्रकार से x का मान यहाँ पे 20 प्राप्त हुआ। इस तरह से चूंकि ये वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण में हमने पहले ही बताया है जो वर्ग समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है, घात 2 वाले को ही वर्ग समीकरण कहते हैं और घात जितना होता है उतना उसका हल प्राप्त होता है। इसका घात 2 होता है इसलिए इसमें 2 हल प्राप्त होते हैं। एक पहला हल जो होता है वो ऋण 50 प्राप्त हुआ इसमें और दूसरा हल जो है इसका 20 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इस वर्ग समीकरण के 2 हल प्राप्त हुए। बाद में इसी को हम मूल कहेंगे क्योंकि इसी से ही वर्ग समीकरण का व्युत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको हम वर्ग समीकरण का मूल कहते हैं। तो इस तरह से हमने इसको गुणनखंड करके इन वर्ग समीकरण को हल किया है। इसी प्रकार से अन्य जो उस पर विचार किया जा सकता है अन्य समीकरणों पर इसी प्रकार से। आइए हम द्विघात समीकरण के जो अनुप्रयोग है उस पर चर्चा करते हैं। अनुप्रयोग का मतलब होता है कि हमारे दैनिक जीवन में यह द्विघात समीकरण किस प्रकार से उपयोगी है। प्रायः गणित के संदर्भ में जन धारणा यही बनी हुई है कि हम गणित में जो पढ़ते हैं उसका हमारे दैनिक जीवन में व्यवहारिकता किस प्रकार से है। तो यही जो है जिसको हम अनुप्रयोग कह रहे हैं यही इसका व्यवहारिकता है। जैसे हम किसी त्रिभुज के या चतुर्भुज या आयत का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो उसको कथन के रूप में उसकी लंबाई चौड़ाई के जो अनुपात है या उनमें जो अंतर है उन कथनों को हम जो है समीकरण के रूप में परिवर्तन करके उनके अज्ञात लंबाई चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। अगर उनमें लंबाई और चौड़ाई के बीच में अगर कोई शर्त है, संबंध है तो। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास एक उदाहरण है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मान लीजिए पहला संख्या x है जहाँ पे मान रहे हैं तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। इन दोनों का योग मतलब x धन 1/x, इसका दोनों का योग जो है
यहाँ पे दिया गया है 2 सही 1/10। चाहे तो इनको हम सरल अनुपात के रूप में विघटित कर सकते हैं। और इसी प्रश्न में आगे कहा गया है कि 2 संख्याएं ऐसा है तो वो संख्याएं ज्ञात करना है जिन संख्याओं के सीधा और उसका व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/10 है। तो इस शर्त जो दिया गया है उसके हिसाब से हमारे पास ये कथन के हिसाब से समीकरण बन गया। माना वह संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। अब प्रश्न में कहा गया है कि दोनों का योग मतलब x और उसका व्युत्क्रम 1/x का योग 2 सही 1/10 है। इसको हम यहाँ पे किए तो x को यहाँ एलसीएम लिए हैं तो ये x इधर गुना होकर x² धन 1 हुआ। और इसी प्रकार से इसको सही तोड़े हैं तो 2 सही 1/30। तो इसका जो हो जाता है वो हो जाता है 30 दूनी 60 और 61/30। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे हम तिर्यक गुना करके 30 का गुना जो है x² धन 1 से और 61 का गुना x से कर देते हैं। और 30 x ऋण 61x धन 30 बराबर 0। ये इस प्रकार से ये वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस वर्ग समीकरण को जिस विधि से चाहें उस विधि से हल कर सकते हैं। जैसे अभी हम गुणनखंड विधि से पिछले सवाल को हल किए हैं वैसे ही इसको हल करेंगे। तो मध्य के पद जो 61 में x का गुणांक 61 है उस 61 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि x² का गुणांक 30 और इधर अचर गुणांक 30 है, दोनों के गुणनफल के बराबर प्राप्त होगा। मतलब 30 तीसम 900। तो ये 61 को इस तरह से 2 भागों में बांटेंगे। जैसे यहाँ पे 36x ऋण 36x और 25x दोनों 2 भागों में बांटा गया है। और 36 गुणित 25 आप करेंगे तो यहाँ पे 900 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम इसको 2 भागों में बांट दिए हैं और 36 और 25 को आप जोड़ेंगे तो 61 प्राप्त होगा। तो 61 को 36 और 25 में 2 भागों में बांटा गया। और पूर्व की भांति यहाँ 6x को उभयनिष्ठ लिया गया 5x ऋण 9 और यहाँ से ऋण 5 उभयनिष्ठ लिया गया 5x ऋण 6 बराबर 0। इस प्रकार से 5x ऋण 6 दोनों जगह से उभयनिष्ठ लिया तो 6x ऋण 5 जो कोष्टक के गुणांक थे वो दूसरे खंड में प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये 2 गुणनखंडों में प्राप्त हो गया। और प्रत्येक खंडों को हम जो है 0 के बराबर रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके दूसरे भाग में हम देख रहे हैं वर्ग समीकरण को हल करने के जो सूत्र हैं। हमने पहले जो किया वो गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण को हल करने के तरीके। अब हम दूसरे में यहाँ पे वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करेंगे। तो हमारे पास वर्ग समीकरण का जो मानक रूप होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। इसमें a b c जो है वास्तविक संख्याएं हैं जहाँ पे a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर है तो यह वर्ग समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x की घात 2 का पद जो है उपस्थित नहीं होगा और x की घात 2 का पद उपस्थित रहता है, तभी इसे वर्ग समीकरण कहा जाता है। तो हमारे पास ये जो मानक रूप है ax का वर्ग धन bx धन c, इसमें x² के गुणांक से समीकरण में भाग करने पर a का भाग दे देते हैं। इसका जो x² का गुणांक यहाँ पे a है, इस a से यहाँ भाग दिए तो यहाँ x² स्वतंत्र हो जाता है और b/a हो जाता है और c/a। इस प्रकार से ये स्थिति प्राप्त हो जाता है x का गुणांक और बराबर 0। इस तरह से हमारे पास इसका जो अगला स्लाइड है इसमें हम देखते हैं तो ये जो है 6वां स्लाइड में आते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से प्राप्त होता है। ये 5वां स्लाइड में
इसमें जो मध्य के पद में b/a है वहाँ पे हमने 2 का गुना और 2 का भाग कर दिया है, और ऋण c/a को इधर धन c/a था उसको पक्षांतर कर दिया इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमारे पास जो सर्व समीका होता है xa का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, इस रूप में लाने के लिए हमारे पास बीच का जो पद होता है 2ab इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हमारे पास 2 का गुना और भाग करने से 2ab प्राप्त हो गया। a मतलब x और b मतलब यहाँ जो b/2a है ये b की बात प्राप्त हो गया। तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग तो है यहाँ पे, और b का वर्ग मतलब b जो हमने यहाँ फाइंड किया है b/2a, ये इसमें b का वर्ग जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो इस समीकरण में हम दोनों साइड में जोड़ेंगे, तो बायां पक्ष में भी हमने b का वर्ग बटे 2a और दायां पक्ष में भी b का वर्ग बटे 2a को जोड़ दिया। तो बायां पक्ष जो है पूर्ण वर्ग बन जाता है। इस प्रकार से x प्लस b/2a पूर्ण वर्ग, और इधर ये हो जाता है। अब हम इसको वर्गमूल ले लेते हैं, तो हमारे पास ये x धन b/2a बराबर धन ऋण वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac बटे 4a का वर्ग। इसको सरल करते हैं तो नीचे का जो 4a का वर्ग है वो 2a बन जाता है, 4a का वर्गमूल 2a। इस प्रकार से अब ये प्लस b/2a को पक्षांतर कर देते हैं बायां से दायां पक्ष में, तो ये माइनस b/2a आ जाता है, और प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। चूँकि दोनों के हर में 2a है इसलिए दोनों के हर को उभयनिष्ठ लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सूत्र बन जाता है x बराबर ऋण b प्लस माइनस √b का वर्ग माइनस 4ac बटे पूरे का बटे 2a। अब ये जो सूत्र है इस सूत्र का उपयोग करके हम दिए गए समीकरण को हल कर सकते हैं। दिए गए समीकरण को मानक समीकरण की तुलना करके a b c का मान निकाल के इस सूत्र में रख देते हैं। तो हम जो है यहाँ से a b c का मान निकाल लेते हैं। अब इसी प्रकार से हम जो है जो द्विघात समीकरण होता है उसका विभेदक ज्ञात करते हैं। जैसे हमने यहाँ सूत्र से ये इस प्रकार से सूत्र निकाला है x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पे हमारे पास अन्य सभी स्थिति में माइनस b/2a ये पहला पार्ट है, वो अगर ये दूसरा पार्ट इसका 0 के बराबर हो जाए तो कोई भी समीकरण, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दिया गया है तो एक बार हम धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। धन चिन्ह लेने पर पहला मूल प्राप्त होगा और ऋण चिन्ह लेने पर दूसरा मूल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 2 मूल प्राप्त होते हैं। इसी 2 मूल के आधार पे 2 मूल जो है उसको इसका दूसरा भाग ये वाला भाग प्रभावित करता है। ये भाग अगर यहाँ पे ना रहे तो दोनों मूल बराबर होंगे। तो यही जो है इसको विभेद करने वाला है, दोनों मूलों में अंतर करने वाला है, इसलिए इसको विभेदक कहते हैं। अब ये विभेदक अगर 0 हो जाए, मतलब b का वर्ग ऋण 4ac अगर 0 हो जाए तो यह दोनों मूल आपस में बराबर होंगे, मतलब दोनों मूल एक ही जैसा होगा, और जो समीकरण है उसका मान जो है वास्तविक प्राप्त होगा, अर्थात d का मान 0 के बराबर हो, मूल वास्तविक होंगे। तो इस प्रकार से हम ये 3 समीकरणों के माध्यम से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 3 सवाल दिए गए हैं, 3 सवालों से हम विभेदक की पहचान कर सकते हैं। और इसके बाद
हमारे पास ये जो है उसके अन्य स्थिति में हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति में बताया कि विभेदक की स्थिति के आधार पर निर्भर करता है। अगर स्थिति एक आता है कि डी का मान अगर शून्य हो तो उस स्थिति में ये दोनों मूल आपस में बराबर हो जाएंगे, ऋण बी बटे 2a और ये ऋण बी बटे 2a। इस प्रकार से इसे ही हम जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसका विभेदक कहते हैं, क्योंकि यही इसमें विभेद पैदा करता है। और इसको अब हम एक सवाल के माध्यम से यहाँ पे करने का कोशिश करेंगे। यहाँ स्थिति एक दिया गया है कि डी का मान जो है 49 है, तो 49 है। उस स्थिति में ये इसका वर्गमूल लेंगे तो वो 7 आ जाएगा और फिर हम यहाँ पे प्लस लेंगे और माइनस लेंगे। तो पहले जो है धनात्मक चिन्ह लेने पर ये x का मान ऋण b बटे 7 बटे 2a हो जाएगा। a और b का भी मान निकाल के हम इसको वास्तविक स्थिति में ला सकते हैं। और ऋण चिन्ह लेते हैं तो उस स्थिति में ऋण b ऋण 7 बटे 2a, मतलब ये b के बाद का जो चिन्ह है वो धन या ऋण होगा। इस तरह से इसी के कारण जो b के बाद वाला चिन्ह बदलता है उसी को हम विभेदक कहते हैं। तो विभेदक की उपस्थिति में ही उनके मूलों के मान में अंतर होते हैं और विभेदक अगर शून्य के बराबर है तो मूलों में समानता होती है और मान जो है वास्तविक प्राप्त होता है। दूसरा स्थिति में यहाँ पे ये डी का मान ऋण 81 मतलब शून्य से छोटा लिया गया है, तो उस स्थिति में यहाँ पे हम देखते हैं तो विभेदक का मान में अंतर आएगा, लेकिन यह जो है ऋणात्मक होगा। इस स्थिति के कारण मूल जो है असमान प्राप्त होते हैं और ऋणात्मक संख्या वर्गमूल लेने के कारण यह जो है काल्पनिक कहलाता है। तो d लेस देन 0 पर काल्पनिक होता है और d ग्रेटर देन हम जो है d का मान जो है शून्य की प्रकृति के आधार पर इसको पहचानते हैं। अब हमारे पास जो अगला जो स्लाइड है वहाँ चलते हैं तो हमारे पास इन्हीं को वर्ग समीकरण के मूल हैं उनके गुणांकों के संबंध में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। वर्ग समीकरण को जो मानक रूप है ax का वर्ग धन bx धन c, यही यहाँ जो x के दो मान प्राप्त होते हैं वही अल्फा और बीटा कहलाते हैं। इस अल्फा और बीटा के आधार पर ही इसके मान अलग अलग होते हैं। तो यहाँ से हम जो है जैसे पहले में हम सूत्र प्राप्त करते समय a का भाग दे दिए थे, तो ये दूसरा समीकरण बन गया है और इन्हीं मूलों के आधार पे जो गुणनखंड होता है तो x ऋण अल्फा और x ऋण बीटा बराबर 0। तो इस तरह से इसको हम गुना करेंगे तो ये समीकरण जो है वो इस प्रकार से हो जाता है x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा और धन अल्फा गुणित बीटा। हमारे पास ये मानक समीकरण है ऊपर वाला और दूसरा जो है मूलों को प्रतिस्थापित करने पर यह समीकरण प्राप्त हुआ। दोनों समीकरण की हम यहाँ पे अगर तुलना करेंगे तो यहाँ जो है x का जो गुणांक होता है यहाँ जो b बटे a है और यहाँ ऋण अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल और अल्फा गुणित बीटा जहाँ पे है वहाँ पे c बटे a। इसलिए यहाँ हम जो है कहेंगे कि मूलों का योगफल जहाँ पे अल्फा धन बीटा है वहाँ पे मानक समीकरण में ऋण b बटे a है और मूलों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा है वहाँ c बटे a है। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जो है इसको हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से a b c कोई भी समीकरण सवाल लेकर वहाँ से हम मानक रूप से a b c की तुलना करके a b c का मान निकाल सकते हैं। मूलों का योगफल ऋण
बी बटे ए, मतलब एक्स के गुणांक का ऋणात्मक मान बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, और इसी तरह से मूलों का गुणनफल बराबर सी के गुणांक या सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार से प्राप्त होता है। और इसके बाद अंत में हम जो है इस स्लाइड के माध्यम से हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास इन जो मूल अगर दिया गया है, समीकरण के अगर मूल दिए गए हैं, अल्फा और बीटा का मान दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा का मान रख के समीकरण हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ये उदाहरण 26 के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमको इस समीकरण सवाल में हमको मूल दिए गए हैं 3 और ऋण 8, तो इनको हम रखते जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर ऋण धन 3 धन और कोष्ठक में ऋण 8 और एक्स का गुणांक है ये, और मूलों का योगफल मतलब 3 गुणित ऋण 8, इस प्रकार से करते हैं तो बराबर 0 हो जाता है। इसको हल करते हैं तो कोष्ठक को सरल करने पर एक्स स्क्वायर ऋण और ऋण धन 5x और इस प्रकार से ऋण 24 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास अगर मूल दिया गया है तो हम वर्ग समीकरण बना सकते हैं। ऐसे बहुत से सवालों के माध्यम से इनको हम हल कर सकते हैं। इस तरह से हम आज के इस अध्यापन चर्चा में वर्ग समीकरण को हल करने के गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और उनके मूलों की प्रकृति और विभेदक के बारे में जानकारी लिया है। विभेदक मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके कारण मूलों के दोनों मानों में अंतर होता है उसकी उपस्थिति में, इसलिए उसको विभेदक कहते हैं। और अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा और बीटा की जो योग है, मूलों का योगफल ऋण बी बटे ए और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे ए, इन सभी को हम आज के इस क्लास में ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दिया, उपयोगी हो तो लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।